आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 सेमेस्टर 2। यह कविता रचित किया गया है दुष्यंत कुमार द्वारा। दुष्यंत कुमार जी का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। हिंदी गजलकार के रूप में ये विख्यात हैं और बहुत ही अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। 42 वर्ष की अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई। देश की जनता को जागृत करने में, उनकी चेतना को जगाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये उस वक्त की बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। फिलहाल अभी जो क्लास 12 का वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिलेबस है, हो गई है पीर पर्वत सी, ये भी दुष्यंत कुमार द्वारा ही रचित है। ये गजलकार थे। गजल क्या होता है? तो पहली बात तो है कि गजल में उर्दू भाषा का विशेष महत्व है। दूसरी बात है, गजल कविता की ही तरह होती है। जब 5 या 5 से ज्यादा शेर, शेर यानी कि शायरी, 5 या 5 से ज्यादा शायरी एक साथ इकट्ठा हो जाए तो वो गजल का रूप ले लेता है। उसे गा करके भी सुनाया जा सकता है। तो यह भी एक गजल है। कहाँ तो तय था। टाइटल के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। तात्पर्य ये हुआ, चिरागा का मतलब दीपक, यानी कि रोशनी लाने वाली, दीपक, ज्योति। तो ये तय था कि हर घर में चिराग जलेगा, ज्योति जलेगी। ये तय किया गया था। किसके द्वारा? हमारे देश में भावी नेताओं के द्वारा। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, आज़ादी मिलने वाली थी, आज़ादी का संग्राम चल रहा था, तो हमारे भारतीय जो नेता लोग थे वो लोगों को अपने माया जाल में फंसाने के लिए झूठे वादे किए। लोगों को यह बोले कि एक बार देश आज़ाद हो जाने दो, अंग्रेजों के चुंगल से बाहर आने दो। जब इसकी शासन व्यवस्था हमारे हाथ में आ जाएगी, भारतीयों के हाथ में, तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये वो करने का मतलब, जैसे हम हर घर में खुशियाँ ले आएंगे, हर घर में खुशी का लहर दौड़ेगा। यानी महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, उनको नौकरी मिलेगी, बराबर का स्टेटस मिलेगा। जो घर के नौजवान लोग होंगे उन नौजवानों को नौकरी मिलेगी, उन लोगों का जीवन भी सम्मानजनक होगा। जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उन लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा, उन लोगों को बेहतर जीवन की क्वालिटी मिलेगी। अस्पताल होंगे, विद्यालय होंगे, कॉलेज होंगे, शिक्षा पर सबका अधिकार होगा। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों की उन्नति कराई जाएगी, रास्ते चौड़े किए जाएंगे। देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा, सबका जीवन समान होगा। बड़ा बड़ा ख्वाब का पुल बांधा गया कि बस देश आज़ाद होने दो, हमें वोट देना, हम आएंगे, गद्दी पर बैठेंगे और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह तय किया गया। इसीलिए कविता का शीर्षक बनाया गया है कहाँ तो तय था। ये तय किया गया था कि चिराग हर घर में जलेगा। चिराग का मतलब यहाँ पर खुशियाँ, रोशनी, जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा, लोगों के घर में खुशियों की बहार आ जाएगी। ये तय किया गया था। लेकिन हुआ क्या? देश आज़ाद हुआ, हमारे देश के लोग ही नेता बने, राजनेता बने, और हम उससे बड़े संकट में फंस गए। कहा जाता है ना कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका, वही दशा हमारी हो गई, हम भारतीयों की। तो अब शायद तुम लोग शीर्षक समझ गए होगे, टाइटल। कहाँ तो तय था कि हर घर में चिराग जलेगा, हर घर में रोशनी आएगी, खुशियां आएंगी, और कहाँ क्या हो गया। तो क्या हो गया वही पढ़ने जा रहे हैं। ये जो दो दो लाइनों में लिखा गया है ये शेर कहलाता है। उर्दू शब्द इसमें मूल रूप से इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कविता जो है साधारण बोलचाल, हिंदी की बोलचाल भाषा में थोड़ा थोड़ा उर्दू शब्द भी इसमें मिला हुआ है, लिखा गया है। तो पहला शेर है, चूंकि देखो ये भी 7 शेर हैं तो ये गजल कहलाने के लायक हो गया। तो पहला शेर है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। क्या खूबसूरत बात कही गई है, 2 लाइनों में बड़ी गहरी बात है। कहाँ तो ये तय था कि भारत के हर घर में खुशियां आएंगी, हर घर के लोग संतुष्ट हो जाएंगे, सबको नौकरी मिलेगी, सबको इज्जत सम्मान मिलेगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, गांव गांव में, हर घर में खुशी की लहर दौड़ेगी। और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं है शहर के लिए। भाई शहर और गांव में क्या फर्क होता है कि डेवलपमेंट सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है? शहर में। विकास कहाँ दिखाई देता है? शहर में। और अंधकार या लैक ऑफ डेवलपमेंट कहाँ दिखाई देता है? गांव में। तो तय था कि गांव के हर घर में खुशियां आएंगी। और कहाँ मयस्सर नहीं है, मयस्सर नहीं है मतलब संभव नहीं है।
थोड़ा भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। क्या मुमकिन नहीं हो पा रहा है? शहर के घरों में भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है ये चिरागा। चिरागा मतलब ये रोशनी, ये खुशी। जो गांव के घर घर में तय था, वो एक शहर के घर में भी संभव नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे तुलना ले लो हमारे राजनेता नरेंद्र मोदी, हमारी राजनेता ममता बनर्जी। जब ये लोग बने होंगे नेता पहली बार, तो क्या कहे होंगे? बड़ा बड़ा पुल बांधे होंगे वादों के। लेकिन जब बन गए तो देखो अवस्था कैसा है। कोई सब्जी 70-80 रुपए के किलो के नीचे नहीं है, ठीक है ना। नौकरी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। हजारों लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं रास्ते पे, कोई नौकरी ही नहीं है। महिलाएं असुरक्षित हैं। लेकिन जब इनकी सरकार बनने वाली थी तो कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, ऐसा होगा वैसा होगा। हर घर में चिराग जलने की बात हुई थी। और शहर के घर में भी सुरक्षा नहीं है, गांव का तो बात ही छोड़ दो, गांव में क्या क्या हो रहा है। दूसरा शेर, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्त उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है पेड़, और साये मतलब जानते हो ना, छाया। यहाँ दरख्तों के साये में, दरख्त का मतलब पेड़। पेड़ जो होता है बहुत छायादार होता है, उसके नीचे बैठने से शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है, अच्छा लगता है ना, बैठकर सुकून मिलता है भाई, धूप नहीं लगती है। तो जिसे हम दरख्त समझ रहे थे, जिस सरकार को, जिस शासन व्यवस्था को हम लोगों ने सोचा था, आम भारतीयों ने सोचा था कि ये अगर शासन व्यवस्था लेकर आएगा ये मंत्री, तो इसका शासन व्यवस्था में हम लोगों को शीतलता मिलेगी, ठंडक मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, है ना। हम लोगों ने इसको दरख्त मान लिया था कि ये पेड़ में हम लोग को शीतलता मिलेगी, छाया मिलेगी, ठीक है, ठंडक मिलेगी। लेकिन हुआ क्या, पेड़ के नीचे बैठ के भी छाया नहीं मिल रहा है। यानी हम लोग इसके नीचे बैठ के भी अनसेफ हैं। नरेंद्र मोदी के शासन व्यवस्था में भी अनसेफ हैं, ममता बनर्जी की व्यवस्था में भी हम लोग, शासन व्यवस्था में भी हम लोग अनसेफ हैं। हम लोगों को कोई नौकरी नहीं है, हमारे रोजगार नहीं है किसी भी नौजवानों के लिए, महिलाएं असुरक्षित हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बड़ी बड़े कारखाने, कल कारखाने, उद्योग धंधे सब बंद होते जा रहे हैं। इसी को बोला गया है धूप। ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिफिकल्टीज, ये धूप है। और दरख्त के नीचे छाया का मतलब क्या हो गया, कि शासन व्यवस्था में सिक्योरिटी वो नहीं मिल रहा है। तो लिखा है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लग रही है, मतलब इस पॉलिटिकल सिस्टम में बैठ के, नए पॉलिटिकल सिस्टम में बैठ के भी हम लोग इनसिक्योर है। चलो यहाँ से चलें, चलो निकल चलें इस शासन व्यवस्था से, जी भर गया। और वो भी कैसे चलें, उम्र भर के लिए चलें, त्याग दो इन लोगों को, छोड़ो, है ना, किसी को वोट करने की जरूरत नहीं है, निकल चलें। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, वे लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। तीसरा शेर, देखो हमारे इस समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अभाव में जी रहे हैं, बहुत तकलीफों में जी रहे हैं, लेकिन किसी से शिकायत करने नहीं जाते, एडजस्ट कर लेते हैं अपने लाइफ को, किसी तरह भी हैंडल कर लेते हैं, सिचुएशन को फेस कर लेते हैं और जी लेते हैं जैसे उनको जीना है। कभी भी शिकायत करने नहीं जाते, कंप्लेन नहीं करते। ये लोग कितने मुनासिब हैं ना, कितने मुनासिब है, मतलब कितने उचित हैं हमारे समाज के लिए। सोचो इस सफर के लिए, सफर बोलने का मतलब हम सब तो जिंदगी का एक सफर में चल रहे हैं। इस सफर में कुछ यात्री ऐसे हैं, यात्री मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनके सामने अभाव आता है, असुरक्षा आता है, कमियां आती हैं समाज में, तो वो लोग कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अभाव में रह के, कमियों में रह के भी एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे तैसे जिंदगी काट लेते हैं शिकायत किए बिना। उन्हीं को कहा गया है, ना कमीज हो तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। कभी कभी जब हमारे सामने कमीज नहीं होता है तन ढकने के लिए, तो कैसे ठंड से बचें भाई, तो अपने घुटने को उठाकर और हम लोग ऐसे ढक लेते हैं, अपने सीने से, सीने को ढक लेते हैं, ऐसे ढक लेते हैं भाई, क्योंकि कमीज नहीं है। तो ठंड से बचने के लिए ऐसे ढक लेते हैं, दोनों पाँव उठाकर, बॉडी ढक गया हमारा, ठंड कम लग रहा है। हम लोग इतने एडजस्टिंग लोग हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को एक सीमा में रखकर चलने वाले लोग हैं, खुशहाल रहने वाले लोग। और ऐसे लोग कितने मुनासिब है ना, मुनासिब मतलब कितने उचित है ना, कितने रेलेवेंट है इस जिंदगी के सफर के लिए। अगला शेर, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब ही सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए।
अच्छा, समाज में हमारे ऐसे भी कई लोग हैं जो नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं, जो दुनिया में लोगों को डराते हुए फिरते हैं, कहते हुए फिरते हैं, कहते हैं खुदा पे विश्वास मत कर बंदे, नहीं है खुदा कहीं, बुलाते बुलाते गला फट जाएगा, कहीं नहीं आएगा खुदा, भगवान तेरा आएगा नहीं तुझे बचाने के लिए, ऐसा कहते हैं। ये नेगेटिव थॉट वाले लोग होते हैं। कवि दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं अगर कोई ऐसा कहता है खुदा नहीं, तो ठीक है। कवि दुष्यंत कुमार तो पॉजिटिव थॉट वाले हैं ना, उनको बहुत ही अटल विश्वास है भगवान में, उनको खुदा में बहुत गहरा विश्वास है, खुदा को मानते हैं, कहते हैं हर हाल में भगवान इंसान के साथ रहता है, खुदा साथ रहता है। कहते हैं ठीक है, अगर कोई कहता है खुदा ना नहीं है तो ना सही। आदमी का ख्वाब सही, हर आदमी के पास एक ख्वाब है, खुदा के सहारे अगर नहीं जिएंगे तो ख्वाब के सहारे जी लेंगे। ख्वाब तो बहुत बड़ी चीज है ना, ख्वाब हमारी जिंदगी में आशा पैदा करता है। माना कि आपको भगवान या खुदा आपको लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बना पाएगा, लेकिन अगर आपने जिंदगी में ख्वाब देख रखा है कि हमको ये चीज बनना है, तो उसी ख्वाब के जरिए बन जाओगे। वो जो ख्वाब है तुम्हारा, वही तुमको हसीन नज़ारा देगा, सपने की दुनिया देगा। तुम ख्वाब में देखोगे अरे वाह क्या नज़ारा है, मैं डॉक्टर बन गया, स्टेथोस्कोप लगा के गर्दन में घूम रहा हूँ, मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मेरा अपना ऑफिस है, केबिन है, मेरे अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं, मैं इंजीनियर बन गया, ब्रिज बना रहा हूँ, प्लान बना रहा हूँ। ये ख्वाब जो तुमने देखा है, वो ख्वाब ही काफ़ी है नज़र के लिए, आंखों से देखने के लिए, अपने सपने को संजोने के लिए। तो उस जमाने के लोगों का ख्वाब क्या था? हो ना हो, भगवान अगर हमें आज़ाद नहीं करेगा अंग्रेजों से हमारे मुल्क को, तो कोई बात नहीं, ख्वाब तो है आंखों में, एक ना एक दिन हमें आज़ादी मिलेगी, और जब मिलेगी तो हम भारतीय कहलाएंगे, हिंदुस्तानी कहलाएंगे, हिंदुस्तान हमारा अपना होगा, हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगा, हम सब हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर भाई भाई बनकर यहाँ रहेंगे, हमारी दुनिया होगी, हमारे सपने होंगे, हम अपने सपने को साकार करेंगे। तो ये नज़र करने के लिए ये नज़ारा, ये दृश्य क्या कम है? कोई अगर कहता है भगवान नहीं है तो ना ना सही, ये नज़ारा ही काफ़ी, ख्वाबों का नज़ारा। अगला शायरी, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। वाह, रोंगटे खड़े करने वाला खूबसूरत शायरी है। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि वे लोग मतलब नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, जो हमारा रास्ता विचलित कर देते हैं, हमारा रास्ता तोड़ देते हैं, हमारी मंजिल तक हमें पहुंचने नहीं देते, हमारी हिम्मत तोड़ देते हैं, ऐसे नेगेटिव विचार वाले लोग। वे मुतमईन हैं, मुतमईन मतलब उनको पूरा विश्वास है, अटल विश्वास। किस बात का? पत्थर पिघल नहीं सकता, मतलब ये मुहावरा है, असंभव काम संभव नहीं हो सकता, उनका ये मानना है। देश कभी आजाद नहीं हो सकता, तुम इंडियंस बेवकूफ, अनपढ़ गंवार, तुम लोग देश बचाओगे, भूखे नंगे लोग, ऐसा कहते हैं ये लोग, मुतमईन विश्वास है उनका। लेकिन मैं बेकरार हूं, मैं मतलब कवि कह रहे हैं, मेरे अंदर बेकरारी है मेरे आवाज में असर के लिए, और मैं तो बेकरार हूं कि मेरी आवाज में असर आने वाली है, बहुत जल्दी असर आएगी, और किसके ऊपर असर करेगी? हर देशवासी पे असर करेगी। सब लोग मेरा पोएट्री पढ़ के, मेरी कविता, मेरी गजल पढ़ के इंस्पायर होंगे, सब लोग देश को आज़ाद करने के लिए संग्राम में अपना अपना इंटरेस्ट लगा देंगे, अपनी अपनी कोशिशें लगा देंगे। तेरा निजाम है, अगला शेर, तेरा निजाम है सिल्ले जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। वाह 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 वाह। कवि कहते हैं कि तेरा निजाम है, निजाम का मतलब शासन, एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इतिहास गवाह है कि जब कोई शासन कर रहा होता है ना, और उसके खिलाफ जब कोई कवि या कोई लेखक जब आवाज उठाता है अपने पेन के जरिए, अपनी कविता या रचना के जरिए, तो वो शासन व्यवस्था का जो राजा है या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, वो उसकी आवाज को बंद कर देता है, उसके लिखने पे बैन लगा देता है, उसकी पोएट्री पे बैन लगा देता है। क्यों? वो जानता है कि इसकी पोएट्री दुनिया में वायरल हो जाएगी और लोगों का विचार बदल देगी, मेरे खिलाफ कर देगी सबको। तो जिसका निजाम होता है, जिसका शासन होता है, वो लोग अत्याचार करते हैं लेखकों के ऊपर, शायरों के ऊपर, उनकी जुबान बंद करवा देते हैं, कभी कभी तो लेखकों और शायरों की हत्या करवा देते हैं। समझे बात?
तो यहाँ कह रहे हैं तेरा निजाम है, तेरा शासन है, सिल दे जुबान शायर की, सिल दे भाई, मेरी जुबान को तू सिल दे, मुंह बंद कर दे। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, और तेरा ये एहतियात, एहतियात मतलब सावधानी, राजाओं की तरफ से ये सावधानी लेना बहुत जरूरी होता है। कैसी सावधानी? उनको ये देखना बहुत जरूरी होता है कि मेरे शासन में कोई ऐसा कवि या कोई ऐसा शायर या कोई ऐसा राइटर तो नहीं है जो मेरे खिलाफ लिख रहा है। अगर कोई है तो उसका जुबान सिल दो। ये सावधानी रखना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर का मतलब होता है मेरी इस कविता, मेरी इस छंद के लिए, मेरी इस शायरी के लिए। मेरी ये शायरी अगर नहीं रोकी गई तो लोगों में असर ला देगी, लोगों को भड़का देगी, लोगों में प्रेरणा डाल देगी देशभक्ति की, और ये अंग्रेजी शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे हमारे देश के लोग। इसीलिए कहते हैं निजाम तेरा है, सिल दे मेरी जुबान। अगला और आखिरी शेर, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। वाह 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 वाह। गुलमोहर जो है ना, गुलमोहर लाल कलर का एक फूल होता है, बड़ा सुंदर सा दिखता है उसका वृक्ष दूर से देखने पर। बसंत ऋतु में उगता है ज्यादा, पिंक पिंक कलर के भी होते हैं गुलमोहर। तो यहाँ गुलमोहर का मतलब है स्वाभिमान, अंदरूनी मीनिंग है। यहाँ गुलमोहर का मतलब है अभिमान, स्वाभिमान, गर्व। तुम्हें गर्व और स्वाभिमान कब होगा? जब तुम अपने देश के लिए मरोगे, देश की जनता के लिए मरोगे, देश के लोगों के लिए कुछ कर गुजरोगे। ठीक है, तो तुम्हारा ये स्वाभिमान गुलमोहर के वर्ड के बदले में आया है। कभी कहते हैं जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, यानी हम लोगों का एक ऐसा रुतबा होना चाहिए, एक ऐसी आदत होनी चाहिए कि जब तक जिए, जब तक जिंदा रहें, तब तक अपने गुलमोहर के तले जिए। गुलमोहर के तले मतलब अपने स्वाभिमान के लिए जिए। हमारे खून का एक एक कतरा यूज होना चाहिए अपने सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए। और अगर मरे तो कैसे मरे? गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। मरे तो गैरों के लिए मरे, उनके गुलमोहर के तले, यानी उनके स्वाभिमान, उनके सम्मान के लिए। अगर मरे तो कैसे मरे? उनके गलियों, उनके गलियों में गुलमोहर के तले, मतलब औरों के सम्मान के लिए मरे। कहते हैं ना हिंदी में, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित करने से बड़ा कोई दुनिया में धर्म नहीं है। तो मरे तो हमारे खून का एक एक कतरा किसके लिए यूज होना चाहिए? औरों की भलाई के लिए, औरों की अच्छाई के लिए। उनके गली में, उनके गुलमोहर के तले मरे, और जिए तो अपने स्वाभिमान के लिए। ठीक है ना? तो आशा करते हैं कविता समझ में आई। धन्यवाद।